नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे एक गंभीर विषय पर जो आज लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, हार्ट अटैक। जैसा कि आप आज हर दूसरे दिन सुन रहे हैं कि किसी व्यक्ति की हार्ट अटैक आने के कारण मौत हो गई है और एक फिट दिख रहे व्यक्ति की हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई है। ये मामले ज़्यादातर जिम में एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हैं। ये मामले 35 से 45 की एज के लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में कई मामले सामने आए हैं कि जिम में या फिर डांस करते समय व्यक्ति की अटैक आने के कारण मृत्यु हो गई है और ऐसे मामले सुनने के बाद लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसी एक वजह है जिससे ये मामले बढ़ रहे हैं। और क्या जिम जाना और एक्सरसाइज करने से इसका कोई लिंक है? आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हैं। डायरेक्टर एंड यूनिट हेड कार्डियोलॉजी पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम से डॉक्टर अमित भूषण शर्मा और दूसरी तरफ हेल्थ एक्सपर्ट सीईओ एंड फाउंडर तेजस्वा ग्रुप, जिन्होंने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स तैयार किए हैं, मिस्टर केशवानंद शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पैनल में। थैंक यू। डॉक्टर, मैं सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि समय पर लोग ये कहते हैं आज के समय में कि वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं था, इस वजह से अटैक आया, पर आज जो केसेस आ रहे हैं वो तो स्वस्थ व्यक्तियों के हैं, ऐसा क्यों? आपने बहुत ठीक से बताया। पीक एज ऑफ हार्ट अटैक हमारे कंट्री में है 35 से 55 साल के ग्रुप में। जी। इस टाइम पे मैक्सिमम स्ट्रेस होता है आदमी को। ये एज बाहर की वेस्टर्न कंट्री से 15-20 साल जल्दी होती है। ओके। जो अपरेंटली बाहर से स्वस्थ दिख रहे हैं, अंदर उनको अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, या ओबेसिटी है, या पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, ये चीजें हम लोगों को पता नहीं होती। अगर वो बाहर से, जरूरी नहीं है कि अगर आप बाहर से आपकी अच्छी बॉडी है तो आप अंदर से भी आप तंदुरुस्त हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं थिन कैप ब्लॉकेज। थिन कैप ब्लॉकेज का मतलब है कि अगर आपको 30% भी ब्लॉकेज है लेकिन वो थिन कैप है यानी पतली है, तो एकदम विग्रेस एक्सरसाइज से या विग्रेस डांसिंग से या मैराथन रनिंग से या वीकेंड एक्सरसाइज करने से या वीकेंड बिंज ड्रिंकिंग करने से एकदम वो झिल्ली फट जाती है और 30% सीधा 100% में बदल जाता है और एकदम सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। ओके। बुजुर्गों में ब्लॉकेज होती है थिक कैप ब्लॉकेज, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती है। पहले 50%, फिर 60%, फिर 70%। जबकि पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो यंगस्टर्स में होती है थिन कैप ब्लॉकेज, इसकी वजह से ये एकदम सडन अटैक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। केशवानंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहा जाता है कि एक्सरसाइज से हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन हाल ही में हमने कई मामले देखे हैं जहां जिमिंग के समय पर या फिर बोले डांस करते समय व्यक्ति को हार्ट अटैक या स्ट्रोक अटैक आया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और किस वजह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं हमारे? इसकी वजह तो बहुत सारी हो सकती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। जी। आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकती है, वो कम ब्लॉकेज कम परसेंट में भी हो सकती है, ज़्यादा परसेंट में भी हो सकती है। ये तो मेडिकल चेकअप के बिना अगर जिम जाता है कोई तो थोड़ा सा रिस्क होता है। ओके। पहले मेडिकल चेकअप करना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही जिम ज्वाइन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का आदमी हो, क्योंकि जी। अ, अंदर क्या है ये हमको पता नहीं होता है। जी। और इस जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आज तो स्ट्रेस सभी लोगों को है और पोस्ट कोरोना स्ट्रेस तो थोड़ा ज़्यादा ही अलग तरीके का हो गया है। ओके। और स्ट्रेस हमारे बीपी के लिए जिम्मेदार है, ब्लड प्रेशर के लिए। तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए और हमारा हार्ट ठीक काम करता हुआ होना चाहिए, उसका पता तो डॉक्टर को होगा और जी। इसलिए हमको डॉक्टर के पास पहले जाना चाहिए। और जिम में जाते हुए, जिम में जब हम जाते हैं तो एकदम से इंटेंस वर्कआउट नहीं करना चाहिए। ओके। धीरे करके, जैसे वार्म अप होता है, प्रिपरेशन होती है, उसके बाद इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ाई जाती है। तो हमको शरीर को तैयार करना होता है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पहले तैयार करना होता है। ओके। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तैयार करने का मतलब है कि हार्ट बीट थोड़ा
धीरे धीरे करके बढ़ानी है। हार्ट रेट थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ाना है, एकदम झटके में तेज तेज कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए। जी तो 5 मिनट हम लोगों को कोई कार्डियो एक्टिविटी करनी है, जिससे कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रिसीव हो, और वो ऑक्सीजन को हमारा हार्ट पंप करके जब सेल तक भेजता है, तो उसमें बहुत बहुत तेज़ी से ये सब प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। तो हमको जिम भी जाते हैं तो पहले अच्छी तरह से वार्म अप कर लेना चाहिए, प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अभी हाल ही में ये घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। जी हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, तो जी बढ़ रही है। और हम अभी खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, या इस किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ओके और पर हमारे पास जो भी लोग आते हैं, हम उनको सावधान करते हैं कि आपको अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। और बीपी नापने के लिए मशीन तो आप घर में रख सकते हैं, आजकल डिजिटल जी जी मशीनें आती बहुत हैं। सारी जी मशीनें आ रही हैं मार्केट में। जी, वो तो जिम के लिए निकलने से पहले भी हम एक बार देख सकते हैं। ओके थोड़ा बहुत उसमें तकलीफ हो सकती है, अगर बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद जिम जाना चाहिए। ओके तो अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करता है तो आदमी बीमार नहीं पड़ना चाहिए, उसको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, बल्कि उसका हार्ट और हेल्दी होना चाहिए, पर सिस्टमेटिक वे में अगर एक्सरसाइज करता है तो। जी 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 डॉक्टर अमित, मैं इसी सवाल में आपसे यही सवाल सेम पूछना चाहूँगा कि जिम जाना और एक्सरसाइज करना तो एक अच्छी आदत है, और अपने शरीर का ख्याल रखना तो बहुत अच्छी आदत है। WHO ने भी माना है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 50% आपके चांसेस हार्ट अटैक आने के कम हो जाते हैं। पर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी डाइट का भी ख्याल रख रहे हैं, ऑल्दो उनको हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारी और ये अटैक आ रहे हैं? तो देखिए, इससे जैसे शर्मा जी ने बताया, जी एथलीट दो तरीके के होते हैं हमारे कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस में। एक होता है न्यू एथलीट, एक होता है ट्रू एथलीट। न्यू एथलीट वो शख्स है जो 35 साल के बाद अपनी एक्सरसाइज शुरू करता है, 35 साल तक अपने प्रोफेशन में बिजी है, और जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करता है तो 35-36 साल के बाद शुरू करता है। दूसरे लोग होते हैं जो ट्रू एथलीट, जो स्कूल से ही अपने स्पोर्ट्स खेलते आ रहे हैं, भागते जा रहे हैं। रूरल एरिया में अगर आप जाएंगे तो यू गेट ट्रू एथलीट्स। शहरी एरिया में, गुड़गांव जैसे शहर में आएंगे तो आपको काफी लोग दिखेंगे न्यू एथलीट, जो 35 साल के बाद, 40 साल के बाद रनिंग शुरू कर रहे हैं, जॉगिंग शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, वेट शुरू कर रहे हैं। तो उनके लिए गाइडलाइंस बिल्कुल अलग हैं। उनको बेसिकली क्या करना है, उनका मन में ठाननी है 5 चीजें, जो 5 मेजर गलतियां जो करते हैं। सबसे पहली गलती, आपका कंपटीशन आपके अपने आप से है, ना कि आपके जिम ट्रेनर से, ना कि किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से। आपका कंपटीशन आपके अपने आप से है, नंबर 1। दूसरा, अपना टारगेट हार्ट रेट जानिए। टारगेट हार्ट रेट का मतलब होता है 220 माइनस एज इंटू 85%। यानी अगर मैं 48 ईयर्स का हूँ तो 220 माइनस 48 हो गया 172, 85% हो गया 172 का 150। कोई भी एक्सरसाइज जो मेरी हार्ट की गति 150 के ऊपर बढ़ाती है, वो मेरे हार्ट को ज्यादा रिस्क करती है। जैसे ही मैं टारगेट हार्ट रेट टच करूं तो मुझे एकदम थोड़ा स्लो हो जाना है और दोबारा फिर एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं कि मैं 150, 160, 170 पे भागते ही जाऊं। जैसे ओके राजू श्रीवास्तव जी का भी हुआ था हाल ही में, जहां तक जो सूत्रों के मुताबिक बताया गया था। तो अगर आप टारगेट हार्ट रेट का ध्यान नहीं रखेंगे, वही गाड़ी जो 60-70 पे चलनी चाहिए, वही गाड़ी अगर 170, 180 पे चलेगी तो एकदम क्रैश कर जाएगी। जी डॉक्टर अमित, ये हो मैं गई नंबर 2। इसी में ऐड करना चाहूँगा। आपने अभी बात करी राजू श्रीवास्तव जी की, मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा कि जो एक्टर्स अपने फिटनेस को लेकर काफ़ी सतर्क रहते हैं और एक प्रॉपर डाइट लेते हैं और रोजाना एक्सरसाइज भी करते हैं, आखिर उन्हें इस उम्र में, जो कि कोई उम्र नहीं है, आपकी 42 की, 45 की, उसमें हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा क्यों? सर, उसमें वही बता रहा हूँ, एक तो अंडरलाइन जो बीमारियां वो जी अलग से। दूसरा, अपना टारगेट हार्ट रेट के बारे में ना पता होना। तीसरा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि अपना जो है ब्लड प्रेशर जांचिए जाने से पहले, ब्लड शुगर जांचिए जाने से पहले। एक होता है स्ट्रेस इको। अगर आप 35 से 40 साल के बाद जिम जा रहे हैं तो सबसे पहले एक स्ट्रेस इको मैंडेटरी होता है। अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके एक स्ट्रेस इको करवाइए। अगर आपका स्ट्रेस इको नॉर्मल है तो ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो न्यू एथलीट है उनको ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज जो एक इंसान कई बार जिम में करता है कि भाई एसी बंद कर दो, मुझे पसीना निकलने दो। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है,
और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ओके। एक और चौथी चीज है जो प्री वर्कआउट का सेवन। प्री वर्कआउट कुछ नहीं होता है, जैसे कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, 8 से 10 शॉट्स ऑफ कैफीन हो गया, वो आपको एक बीस्ट मोड में कन्वर्ट कर देती हैं। उससे आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट और बढ़ जाता है। तो अगर आपको पहले ही ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो एकदम ब्लड प्रेशर और पल्स रेट बिल्कुल बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप अल्कोहल का सेवन करेंगे, तो एकदम अल्कोहल विद प्री वर्कआउट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। हमारे पास हफ्ते में नहीं कहूंगा, महीने में 1 या 2 केसेस आते हैं जो प्री वर्कआउट का सेवन करते हैं, शायद बाद में जिम नहीं गए, सीधा अल्कोहल ले लिया, एकदम फिर पानी मुंह से जो है बिल्कुल वाइट झाग निकल रही है बिल्कुल बिल्कुल और कार्डियक बिल्कुल अरेस्ट हो गया। बिल्कुल। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। जी हाँ। डॉक्टर सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा केशवानंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी डॉक्टर ने बात करी ये प्री वर्कआउट की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा समझ नहीं है कि आखिरकार ये सप्लीमेंट क्या होता है, स्टेरॉइड क्या होता है, और जो कि प्रोटीन, सबसे बड़ा मुद्दा प्रोटीन है। लोगों के अंदर बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि प्रोटीन आखिर क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रोटीन जो कि एक सप्लीमेंट्स है वो क्या होता है और सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्स जैसा कि नाम से जाहिर है, जी आहार होते हैं, परिपूरक। जो चीजें, जो पोषक तत्व हमको भोजन से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, उनको हम अतिरिक्त संपूरक आहार के रूप में लेते हैं, जी तो वो उनको सप्लीमेंट कहा जाता है। और सप्लीमेंट्स में जैसे जैसे आपने बताया प्रोटीन, जी एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति को जो आरडीए है, उसके रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन सामान्य व्यक्ति को मिलना चाहिए। पर एक्सरसाइज जब आदमी करता है तो उसको उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि सेल ब्रेक डाउन होते हैं, सेल टूटते हैं, सेल बर्न होते हैं एक्सरसाइज करते हैं। उनको रिकवर करने के लिए, नए सेल रिक्रूट करने के लिए एडिशनल प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स के रूप में मार्केट में मिलते हैं, खासतौर से वो वे प्रोटीन मार्केट में मिलता है, और वो कोई उसमें हार्म नहीं है, कोई वो गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि वो दूध से बना होता है, वो डेयरी प्रोडक्ट। पर क्योंकि विज्ञान ने प्रगति की है, तो उस प्रोटीन में से लैक्टोज को और फैट को काफ़ी मात्रा में कम कर दिया जाता है, और प्योर प्रोटीन वो भी अच्छे लेवल पे जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन उसका बहुत ज़्यादा परसेंट में होता है, बायोलॉजिकल वैल्यू इसकी काफ़ी अच्छी होती है, तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं। एक तो बात ये सप्लीमेंट अगर हम किसी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर की सलाह से लेते हैं और सही चीज़ें लेते हैं, तो हमें उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, हमें उससे फ़ायदा ही होगा। क्योंकि पावर बूस्ट करनी है, या मसल ग्रो करनी है, या स्टेमिना बिल्डअप करना है, या एंड्योरेंस बढ़ाना है, तो हमें सपोर्ट लेने की जरूरत तो पड़ती है। क्या स्वस्थ रहने के लिए और सिर्फ फिट रहने के लिए सप्लीमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है? सिर्फ फिट रहने के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम नॉर्मली जैसे जिम में एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं और दाल रोटी या नॉनवेज कुछ भी खाते हैं, तो उसका जो प्रोटीन है वो हमको 2.5 घंटे के बाद मिलना शुरू होता है। क्योंकि जो भी सॉलिड प्रोटीन हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में, उसे अमीनो एसिड्स में सेपरेट होने में, आइसोलेट होने में 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। और जो सप्लीमेंटल प्रोटीन होते हैं, ये 45 मिनट के अंदर एब्जॉर्प्शन इनका हो जाता है, और हमको जहाँ ज़रूरत है, जहाँ एक्सरसाइज की गई, जिस मसल से की गई है, उस मसल को वो प्रॉपर मिल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है ऐसा भी नहीं है, पर क्योंकि एक ट्रेंड है, एक फैशन है, और लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो जो सप्लीमेंट लेते हैं उनमें रिजल्ट थोड़ा तेज़ी से आता है, और नहीं लेते हैं उनमें रिजल्ट थोड़ा कम रफ्तार से आता है। रिजल्ट तो आता है, पर उतना सब्र नहीं है अभी किसी के पास, तो इसलिए ये इसका प्रयोग बढ़ गया है। केशवानंद जी, हमने इस सप्लीमेंट्स की बात तो की, मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा, मुझे माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, कि जो स्टेरॉइड हैं वो क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है सप्लीमेंट्स से, और किन लोगों को ये लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए?
सप्लीमेंट्स तो परिपूरक या संपूरक आहार है, जी। ठीक है। जो भोजन में जो पोषक तत्व नहीं मिले हैं वो उनको या कुछ कमी रह गई उनको पूरा करने के लिए लिया जाता है सप्लीमेंट। ओके। लेकिन स्टेरॉइड तो शक्तिवर्धक पदार्थ हैं, वो दवाइयां हैं ओके। और उनको ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर को रैपिड ग्रोथ देने के लिए जो या रैपिड रिजल्ट देने के लिए जो भी चीजें ये ली जाती हैं वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने स्टेरॉइड लिया है और वो एक्सरसाइज कर रहा है और एडिशनल प्रोटीन खा रहा है, नॉनवेज खा रहा है, तो उससे उसके लीवर पे, बाकी दूसरे ऑर्गन पे लोड पड़ेगा और उसके मूड पे भी लोड पड़ेगा, उस एग्रेशन उसके भीतर ज्यादा आएगा। तो स्टेरॉइड हानिकारक चीजें हैं, ये ओके। बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी चाहिए और किसी के कहने से तो बिल्कुल भी नहीं जाए। जी। अगर आप कुछ आप अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या मैं ये ले सकता हूँ, वो बड़े प्यार से आपको समझा देंगे कि ये चीज लेने के लायक है और ये चीज नहीं लेने के लायक है। ओके। हमको स्वस्थ, हम अपने हेल्थ के लिए जा रहे हैं, तो बाहर से अगर मसल बन भी जाती है, भीतर से ऑर्गन बीमार हो जाते हैं, तो हम हेल्दी नहीं है, हम स्वस्थ नहीं कहलाएंगे उसमें। जी जी जैसे जी। कि डॉक्टर साहब ने पहले बताया था कि जी हम बाहर से भले मस्कुलर दिख रहे हैं, फिट दिख रहे हैं, पर अगर हमारा दिल कमजोर है, लिवर कमजोर है, किडनी कमजोर है, तो फिर हम बीमार हैं। जी। तो वो बीमारी मोल लेने की जरूरत बिल्कुल भी किसी को नहीं है। ओके। डॉक्टर अमित, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा। हमें ये बताइए कि एरिथेमेटस प्लाक क्या होता है और इसका काम क्या है, और सबसे बड़ी बात कि एक्सरसाइज करते वक्त इसका ध्यान कैसे रखें हम। तो जैसे मैंने बताया, एथलेमेटस प्लाक मतलब एक ब्लॉकेज या रुकावट हार्ट के अंदर। अगर ये थिन कैप है तो ये फटने का चांस होता है। और इससे एकदम थिन कैप का मतलब है अगर 30% भी ब्लॉकेज है, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एक्सरसाइज करेंगे, वीकेंड वीकेंड मैराथन हो गया, वीकेंड स्विमिंग हो गई, वीकेंड जिमिंग हो गई, तो एकदम अगर आप वो चीज जिससे आपका बॉडी यूज टू नहीं है और स्ट्रेस पड़ेगा, तो एकदम ये 30% 40% ब्लॉकेज फट जाएगा और पूरे का पूरा 100% में बदली हो जाएगा। अगर ये थिक कैप है तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ट्रीट योर मंडे लाइक योर सैटरडे। वीकेंड सिंड्रोम हैज टू एंड। वीकेंड चाहे बिंज ड्रिंकिंग हो, वीकेंड वॉरियर सिंड्रोम हो, यानी वीकेंड हम लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं, मंडे टू सैटरडे तक हम लोग बैठे हुए हैं और एकदम संडे को हम लोग जीरो से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज आपने अवॉइड करनी है। एकदम हम लोग बड़ी बार होता है कॉर्पोरेट्स मंडे टू सैटरडे बैठे हैं, संडे को कोशिश करते हैं चलो आज मैं 21 किलोमीटर का मैराथन करता हूँ या 50 किलोमीटर की साइकिलिंग करता हूँ या 10 किलोमीटर का मैं स्विमिंग करता हूँ। वो चीजें हमने अवॉइड करनी है। जैसे ओके। शर्मा जी ने बताया अभी बड़े क्लासिकली कि अगर आपको स्टेरॉइड लेते हैं तो ये दोबारा आपकी जो एथेरोमेटस प्लाक है तो वो उसको थिन कैप बना देता है और उसको रप्चर होने का चांस और बढ़ जाता है। ओके। बहुत ज्यादा लोग होते हैं एजुकेटेड लोग जो स्टेरॉइड ले भी रहे हैं या ले चुके हैं, वो कहते हैं भाई स्टेरॉइड ले लो या नेचुरल टेस्टोस्टेरोन ले लो, हमारे पास केसेस आते हैं। तो जी। उसमें मैं चाहूंगा कोचेस अपने प्यूपल्स को अवगत कराएं कि अगर स्टेरॉइड किसी ने गलती से ले भी लिया है तो उसके लिए एक बीटा एचसीजी वॉश आउट आता है। तो ओके। उसके लिए हम लोग बीटा एचसीजी वॉश आउट करके स्टेरॉइड के इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स को खत्म कर सकते हैं अगर जिन्होंने ले भी लिया है। जैसे ओके। हेल्थ कोच ने बताया कि स्टेरॉइड के बाद आप एग्रेसिव हो जाते हो, आप इम्पोर्टेंट या इनफर्टाइल हो जाते हो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज बढ़ जाता है, बीट अप बॉडीज रहती हैं, डिप्रेशन होता है, सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। तो जी। इसके बतेरों साइड इफेक्ट्स विच इट शुड बी अवॉइडेड इन ऑल फॉर्म्स, ओके। इन केसेस में, ना सिर्फ हमारे ब्लॉकेज के केसेस। ओके। डॉक्टर, मैं अगला क्वेश्चन आपसे ही जानना चाहूँगा कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है, क्या उसमें हार्ट अटैक आने की समस्या उन व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है? तो क्या हार्ट अटैक आने के पीछे इसका भी कोई बड़ा हाथ हो सकता है, जैसे कि पोस्ट कोविड हम बात करते हैं? देखिए सर, कोविड तीन तरीके से हार्ट को हिट करता है। एक, हार्ट की धमनियों के अंदर ब्लॉकेज बढ़ा देता है जिसकी ओके। वजह से हार्ट अटैक ज्यादा आने का चांस रहता है। दूसरा, आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम को हिट करता है जिससे वजह से आपकी पल्स रेट कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आप अगर एकदम बड़ी बार पोस्ट कोविड पेशेंट्स आते हैं, हमारी पल्स रेट 110 चल रही है, 120 चल रही है, तो अगर आप ऑलरेडी 110 120 चल रही है तो गाड़ी अगर 60 70 पे होगी तो एक्साइज कम, पेट्रोल कम यूज करेगी। वही गाड़ी अगर 110 120 130 पे चल रही है तो पेट्रोल ज्यादा यूज करेगी, यानी हार्ट को ज्यादा स्ट्रेस होगा। तो पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं कि हार्ट स्पीड बढ़ गई है। पोस्ट कोविड हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट की धमनियों में रुकावट हो रही है। पोस्ट कोविड
हार्ट के मसल्स कमजोर हो रहे हैं। हार्ट के मसल्स कमजोर होने की वजह से थोड़ा चलने पे इनको सांस की तकलीफ हो जाती है, लेटते हैं तो कई बार और सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, पैरों में सूजन हो जाती है, लेटे लेटे खांसी आने लगती है। इसको हम लोग बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये तीनों चारों चीजों से कोविड हार्ट को कमजोर बनाता है और आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी को कम करता है। तो अगर ओके। पोस्ट कोविड आपने रिकवरी करनी है तो इमिडिएटली जिम ना जाएं, पहले अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से अपना हेल्थ का फिटनेस टेस्ट इको करवा के हेल्थ फिटनेस ले लें, उसके बाद जिम में जाएं। तुरंत जिम में ना जाएं, बिकॉज एकदम जिम में जाएंगे तो आपकी हार्ट की गति एकदम बढ़ेगी और आपको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आने का चांस बढ़ जाए। ओके केशवानंद जी, मेरा अगला सवाल आपसे है और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने इतने लोगों को ट्रेन किया है, आपने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स बनाए हैं, जैसे कि यतिंदर सिंह एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों को कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि ये जानना हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कितने समय में ये टेस्ट होने चाहिए? जो जिम जाते हैं उनको एक तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लेनी चाहिए, कम से कम एलडीएल एचडीएल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, कोलेस्टेरोल है उस और ट्राइग्लिसराइड्स है, उनकी मात्रा का पता चलना चाहिए कि हमारे शरीर में वो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। जी। दूसरा, लीवर फंक्शन टेस्ट भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि सीरम बिलिरुबिन अगर बढ़ा हुआ होगा यानी लीवर में कुछ दिक्कत है तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ओके। तो ये 2-3 टेस्ट हैं जो कि 2-3 महीने में एक बार करवा लेना चाहिए। ओके, इसके अलावा भी कोई टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए? हेल्थ का पता होना चाहिए। जी इसके अलावा भी जी कोई टेस्ट हैं जो बेसिक टेस्ट में आए? नहीं, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं। इसके अलावा तो अगर कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टर जरूर बताएंगे क्या उन्हें करवाना चाहिए, पर ओके। हमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल का पता होना चाहिए ओके। और एल की बैलेंस का पता होना चाहिए, उसका रेशियो ठीक होना चाहिए और लीवर हमारा हेल्दी होना चाहिए। बस बाकी जो टेस्ट है, जैसे मैंने बोला कि हमें अपनी जांच करवा करके जिम ज्वाइन करना चाहिए, डॉक्टर के पास जा करके मिलना चाहिए, और जिम जाने से पहले एक बार अगर अपना बीपी चेक करके जाएंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। ओके। क्योंकि हम बहुत सालों से जिम चला रहे हैं और आज तक कभी हमारे जिम में इस तरह की समस्या नहीं आई है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको वार्म अप, प्रिपरेशन, फिर एक्सरसाइज करने के बाद कितनी इंटेंसिटी से एक्सरसाइज करनी है उसका वर्कआउट उनको अवेलेबल कराते हैं, जी। और वर्कआउट खत्म होने के बाद कूल डाउन प्रोसेस के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कराते हैं, जिससे कि जो ब्लड फ्लो बढ़ गया था शरीर में, मसल्स के अंदर चला गया था, वो वापस भी आ जाए और नॉर्मलाइज हो जाए, सब कुछ हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए। ये हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग एजुकेट हों और फॉलो करें, और सही तरीके से अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा ही होगा, कोई हार्म या कोई नुकसान इससे होने वाला नहीं है। ओके डॉक्टर अमित, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आज पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है, तो आप बताइए कि हम कैसे इस बढ़ते पॉल्यूशन में अपने दिल का ख्याल रखें? तो इस पोल्यूशन में ना सिर्फ आपकी ऑक्सीजन लेवल या सैचुरेशन कम होती है, बट पोल्यूशन से फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। फ्री रेडिकल्स आपकी हार्ट की धमनियों पर इफेक्ट करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, आपकी बॉडी की इंसुलिन को कम करते हैं और आपकी शुगर को बढ़ाते हैं, लंग्स की बीमारी पैदा करते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि एक होता है नो योर नंबर्स, जैसे बैंक का केवाईसी होता है वैसे ही नो योर नंबर्स। इसमें आप पोल्यूशन का पहले ध्यान रखिए कि सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग वॉक हैज टू बी अवॉइडेड, लेट नाइट वॉक हैज टू बी अवॉइडेड। जब धूप निकल जाए तब सैर पे जाइए, मास्क का इस्तेमाल करिए। अगर ठंड का सीजन जैसे आ रहा है अभी, वो हार्ट का सीजन होता है, जैसे गर्मियों का सीजन होता है डायरिया डेंगू का, ठंड का होता है हार्ट का। तो अगर आपने जिसको हार्ट की दिक्कत है तो उसने कम से कम एक स्वेटर डाल ले, गला ढक के रखे, कान वगैरह ढक के रखे, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो इन सब चीजों का ध्यान रखे। नो योर नंबर्स में 4 नंबर्स का ध्यान जरूर रखे, अपना पल्स, सेकंड नंबर अपना ब्लड प्रेशर, तीसरा अपना सैचुरेशन और चौथा नंबर अपना फास्टिंग ब्लड शुगर। कोई भी प्रॉब्लम रातों रात नहीं बनती है, इन 4 नंबर्स को आप कंट्रोल में रखिए, हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार नापिए, और अगर कोई नंबर बढ़ता है तो जानिए किस वजह से बढ़ रहा है। हर आदमी का अपना ट्रिगर पॉइंट होता है, उसको रोकिए और उसको पहचानिए। ओके डॉक्टर अमित एंड केशवानंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच आप दोनों को। थैंक यू।
आज हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि जिम करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप हेल्दी रह सकें और जिंदगी को अच्छे से जी सकें। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ और एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.